अगर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इलेक्शन कमीशन हम देख रहे हैं कि इंतखाबात के हवाले से उस अमल को यकीनी बनाने के लिए मुसलसल काम करता दिखाई दे रहा है, लेकिन सदर मुमलिकत साहब को फिर यकीन क्यों नहीं है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शंस हो जाएंगे? अब तो शायद ये सबको मान लेना चाहिए। जब तक तारीख नहीं आती कैसे मान लिया जाएगा? मसला ये है कि वो जो आईनी मुद्दत है वो तो 12 नवंबर को ख़त्म हो रही है ना, कि भाई इलेक्शन अपना असम्बलियों को तोड़ा गया था, उसकी मुकर्रर मियाद से 2 दिन पहले तोड़ा गया था और वो मुद्दत जो है 12 नवंबर को ख़त्म हो जाएगी। ये तो थी आईनी मुद्दत। चलें, आपने उसमें अंदर शामिल कर लिया था कि जिन्हें हमने इंतखाबी फहरिस्तें बनवानी है और उसके अलावा ये है कि इंतखाबी हल्कों का जो है वो डिमार्केशन दोबारा होनी है, वो भी आपने इस मामले को कर लिया। तो आपके पास ये सारा मामला हो जाने के बाद जब ये तय हो गया था कि ये शेड्यूल है, इस शेड्यूल में ये काम कर लिया जाएगा, तो उसके बाद का आपने टेंटेटिव हफ्ता तो दे दिया कि जी वो जनवरी का आखिरी हफ्ता है, लेकिन वो डेट नहीं दी है। और उसके बावजूद गैर आईनी अमल जो है वो ये है कि बाज़ हजरात, बाज़ साहिबान, बाज़ सियासतदान ये कहते नजर आ रहे हैं इस मौसम में सर्दी होगी। पाकिस्तान में एक से ज्यादा इलेक्शन जो है सर्दियों के मौसम में हुए हैं, बल्कि ज्यादातर इलेक्शन तो सर्दियों के ही मौसम में हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बिला जवाज का उज़्र है। अब इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो जाना चाहिए, तारीख देने का कोई मसला नहीं है। आपने हफ्ता दे दिया है तो आप बताएं इस हफ्ते की फलां तारीख को इलेक्शन होने हैं और उसके ताकि सियासी जमातें अपनी तैयारी शुरू कर दें। ठीक है लगार साहब, कौमी मफामत के हवाले से बात की जा रही थी, जिस फार्मूले पर हमने देखा कि मोहम्मद अली दुरानी ने काम शुरू किया है। तहरीक इंसाफ आप देख रहे हैं एक तरफ तो सियासी राब्तों का इशारा दे रही है, दूसरी तरफ चेयरमैन PTI जेल से जो अपने सियासी मुखालिफिन हैं वही पुराने लफ्जों से बुज़दिल भगोड़ा साबित करने में अभी भी मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। तो कौमी मफामत कैसे होगी? तासुर तो यही था जब मौलाना फजलुर रहमान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत मिली कि शायद अब कुछ नरमी चेयरमैन PTI भी दिखाएंगे। नहीं, मेरे ख्याल को कभी भी नहीं दिखाएंगे। असल टारगेट उनका नहीं है ये। असल टारगेट है, मैं साफ अर्ज करता हूँ, एक तो ये कि आर्म फोर्सेस उनका टारगेट है, पाकिस्तान के मासेस उनका टारगेट है, पाकिस्तान इटसेल्फ उनका टारगेट है। उनका अपना कोई एजेंडा नहीं है। वो उनको जितनी भी इस वक्त कहा जा रहा है बड़ा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा उसने, वो पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, कोई चीज ऐसी नहीं कर रहे जो पाकिस्तान के लिए हो। पाकिस्तान एक ऐसे माहौल का मतकाजी है जिसके अंदर पाकिस्तान को आगे बढ़ने का मौका मिले, और इनने गुज़श्ता जब से इनका इक़्तिदार गया है उसको तकरीबन 20 महीने होने वाले हैं। इस पूरे 20 महीने के अंदर उन्होंने सिर्फ अपने इक़्तिदार की बहाली, वापसी और उसके अलावा किसी भी मुखालिफ को, चाहे वो आर्म फोर्सेस ही अगर उसकी बात ना माने तो वो नेस्त नाबूद करने के लिए तैयार नजर आते हैं। यार ये तरीका नहीं होता है। मुल्क के अंदर सियासत का ये पछता वो लोग रहे होंगे जिन लोगों ने इनको लॉन्च किया होगा कि हमने किस मुसीबत को गले लगाया था और कौन सी मुसीबत हमारे गले पड़ी है। और एक अम्बो है, ये नहीं है कि लामहदूद लोग हैं या पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत है, एक ऐसे जो जिनका कोई गैर जिम्मेदार लोगों का अम्बो है जो उनको अब भी फॉलोइंग करता है, और उनका पाकिस्तान के साथ कोई वो नहीं है। पाकिस्तान के वसीतर मफाद से कुछ भी ताल्लुक नहीं है। वो लोग सिर्फ मुल्क को एक ऐसी हालत का शिकार करना चाहते हैं, खुदा न खास्ता जिससे मुल्क की सलामती को खतरा लाहक हो। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से शेख रशीद साहब हम देख रहे हैं कि मंजर आम पर दोबारा से आना शुरू हो चुके हैं, काफ़ी बातें करते दिखाई दे रहे हैं, 9 मई को लांती प्रोग्राम करार दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जिन्होंने भी किया गलत किया। ये बड़ी जुबानी सी बात नहीं लग रही आपको कि जिस तरह से उन्हें पता ही नहीं है कि सानिया 9 मई किसके कहने पर किया गया, किसकी वजह से हुआ? तो मुराद तो यही है फिर उनकी कि वो तो अपने तौर पर चेयरमैन PTI को NRO दे रहे हैं। नहीं, वो उनको सीधा होने में, अपनी बात को समझने में, यानी जो हकीकत हाल है उसको समझने में शायद उन्हें वक्त लगे। मसला ये है कि उनका फरमा ही बुनियादी तौर पर ख़राब है। वो हमेशा उस जगह पर खड़े होने की कोशिश करते हैं जहाँ पर मफाद परस्त किस्म के लोग होते हैं, इक़्तिदार परस्त लोग होते हैं, और इक़्तिदार परस्तों के ये साथ जाने में देर नहीं लगाते हैं। वो हमेशा वहीं रहते हैं जहाँ इक़्तिदार होता है, और इनका ख्याल ये है कि अवाम शायद अब भी उस बयानी को कबूल कर रहे हैं। अवाम इस बयानी को रद्द कर चुके हैं, रद्द कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर 9 मई के बारे में जो शख्स कतई बात नहीं करता है,
अच्छा वो खुद मान रहे, जो पीटीआई के चेयरमैन थे वो तो खुद मान रहे थे ना यार। जब कोर्ट में पेश हुए तो उन्होंने कहा है कि मेरी गिरफ्तारी पर 9 मई हुआ, अगर दोबारा गिरफ्तार करोगे तो दोबारा 9 मई होगा। जब वो खुद कह रहा है तो ये कौन होते हैं 9 मई के जिन्हें जो भी क्या होता है वो इन्होंने किया था, पीटीआई की लीडरशिप ने किया था और पीटीआई के चेयरमैन ने किया था। और कौन लोग थे जो कर रहे थे? तो आप नाम लेकर बताएं कि जी ये कर रहे थे और इन्होंने ये गलत किया था, लानती या गैर लानती जो भी प्रोग्राम था वो इनका था, वो इसका बोझ इन्हें उठाना होगा। ठीक है लगारी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जिस तरह से हम देख रहे हैं अभी जेल में मौजूद हैं, तो पीछे पार्टी को संभालने में भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जितने भी उनकी मरकजी क़यादत थी वो दूसरी पार्टियों में जा चुकी है, सियासत छोड़ चुकी है, मुख्तलिफ किस्म के बयान देते दिखाई दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि अब जल्दी फैसला किया जाएगा, कोई अपोजिशन लीडर के हवाले से कोई नाम सामने आएगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी को लीड करते देख रहे हैं आप? नहीं, लीड करने के लिए पहले तो उस बयाने को तर्क करना होगा जो भी आएगा। असल बात यह कि वो अपने आप को डिसएसोसिएट करे कि मैं जो भी ओरिजिनल पीटीआई है उसके साथ हूं और मैं उसके जो बयानिया है साबिक चेयरमैन का और खुद साबिक चेयरमैन से अपने आप को डिसएसोसिएट करेगा, तभी जाकर वो अवाम के लिए और पाकिस्तान के तमाम इदारों के लिए काबिल कबूल होगा। अगर उस बयाने के साथ खड़ा होता है जो बयानिया उसने बनाया और अगर उसके साथ खड़े होने की बात करता है तो फिर मेरे ख्याल पाकिस्तान के अवाम कबूल नहीं करेंगे। यानी कि मामला तभी चलेंगे जब माइनस चेयरमैन पीटीआई की बात होगी। मैं ये कहता हूं कि उन्होंने अपने आप को खुद माइनस किया, पाकिस्तान से, पाकिस्तान के इदारों से, पाकिस्तान के अवाम से, पाकिस्तान की पार्लियामेंट से, हर चीज से खुद अपने आप को उन्होंने बाहर निकाला। उनके पास अपोजिशन के लिए 150 के करीब नशस्तें थी, बहुत छोड़ दी नशस्तें, उन्होंने कहा हम इस्तीफा दे रहे हैं। फिर उसके बाद 2 हुकूमतें मौजूद थी और 2 ताकतवर बड़ी हुकूमतें मौजूद थी, कहा कि हम छोड़ रहे हैं इसको। किस लिए आप ये सारी मुसीबतें किस लिए कर रहे थे? आप ये बहरान किस लिए पैदा कर रहे थे? आप पाकिस्तान के लिए बहरान पैदा कर रहे थे। ये आने जानी चीज है। आज वो एक शख्स है नहीं है। इमरान खान 75 साल के या 70 साल के या 72 साल के हो रहे हैं। इमरान खान नागुज़ीर नहीं है, पाकिस्तान नागुज़ीर है। कोई शख्स नागुज़ीर नहीं होता है, वो अपने आप को नागुज़ीर समझ रहे हैं। भाई नागुज़ीर की तो एक खास मुद्दत होती है ना, उम्र होती है ना। अगर शख्स है, कोई भी शख्स हो, मैं हूँ, कोई भी है, उस शख्स की एक खास मुद्दत होती है। अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल पाकिस्तान के रियासत के इदारों के साथ वाबस्ता कर सकते हैं, किसी शख्स के साथ नहीं, एक आदमी के साथ नहीं कर सकते। एक आदमी जो अपने आप को समझे कि मैं हूं तो पाकिस्तान है, तो फिर ऐसा नहीं है, वो आदमी नहीं रहेगा, पाकिस्तान रहेगा। ठीक है लगारी साहब, नैब तरामीम केस के हवाले से आपका कमेंट चाहूंगा। जिस तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तलाफी नोट लिखा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसको कहा जा रहा है। अदलिया कानून साजी का ये कहा जा रहा है कि तब जायज़ा ले सकती है जब वो बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतसादिम हो। आप किस तरह से देख रहे हैं? कानून साजों का मफाद सामने रखकर कानून साजी जांचना ये पार्लियामेंट और जमहूरियत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। आपका क्या ख्याल है? उनका इख्तलाफी नोट है वो कितना इंपॉर्टेंट है? पहली बात ये, कोई इंतहाई काबिल एहतराम जज हैं। मैं उनके माजी से बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और बतौर जज सुप्रीम कोर्ट, उनने जितना भी वो काम किया, जितने भी फैसले दिए, उनमें उनका विजडम, उनकी सलाहियत, उनकी काबिलियत, उनकी जहानत, पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की सोसाइटी के बारे में सबसे ज़्यादा वो कानून और आइन की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। और ये जो फैसला आया था, जिस फैसले में ये आइन जो तरामीम की हिसाब के बारे, इसमें नैब के बारे में, वो तरामीम पाकिस्तान के अवाम के बुनियादी हकूक से मुतसादिम नहीं थी। तो ये बात उनने से कहा। और दूसरी बात यह है कि कानून साजी अदलिया का काम नहीं है, कानून को रोकना अदलिया का काम नहीं। ये कैसे हो सकता है कि एक पार्लियामेंट के पूरी की पूरी पार्लियामेंट कोई कानून पास करे और जज साहबान आकर उसके ऊपर एक लकीर फेर दें कि नहीं ये ख़त्म हो गया है और हमने इसको ख़त्म कर दिया है। ये रिव्यू का मतलब आपको सजेशन के साथ वापस भेजना होता है और आप ऐसे वक्त में उसको रिजेक्ट करें जब पार्लियामेंट पूरे तौर पर मौजूद ही नहीं है। एक हाउस है और दूसरा हाउस मौजूद भी नहीं रखता है, तो आपको रिस्ट्रेन से काम लेना चाहिए था इस तरह का ऑर्डर करने से पहले। जब पार्लियामेंट मौजूद होती वो अपना खुद ही जवाब लेकर आती और खुद ही उसका जवाब देती। मैं कहता हूँ आइंदा ये रखना चाहिए कि रिव्यू का मतलब
लेकिन लगारी साहब ये कब पता चल सकेगा कि नैब कब गलत होता है, कब ठीक होता है? नैब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। जब ऑपोजिशन में होते हैं तो उनके खिलाफ केसेस बनाए जाते हैं, वही केसेस खत्म कर दिए जाते हैं जब उन्हें हुकूमत में लाना होता है। नहीं, देखे ना, ये इदारा बनाया ही इसलिए गया था कि इसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, मैनिपुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये हुआ सबसे पहले तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई थी, नैब का इदारा बनाया गया और एक पैट्रियट किस्म की पार्टी बनाई गई जिसमें कुछ लोगों को शामिल किया गया और वहां हुकूमत बनाई गई एक वोट की अक्सर से कुछ लोगों को पैट्रियट के साथ। आपको याद दिलाता हूं मैं, ये आज से 20-22 साल पहले की बात है, जब पैट्रियट बनाया जा रहा था तो उसमें जो है वो कुछ लोगों को तोड़ा गया था पीपल्स पार्टी से और उनको शामिल किया गया था उसमें हुकूमत के अंदर, और उनमें से फिर भी एक वोट कम पड़ रहा था। वो एक वोट जो है ये माजी केस लाडले का था, जिसकी वजह से हुकूमत अपोजिशन के जो उम्मीदवार थे शाह महमूद कुरैशी वो हार गए थे और जो जीते थे मीर जफरुल्लाह जमाली को एक वोट की अक्सरियत हासिल हुई थी। वो एक वोट इमरान खान का था जिन्होंने जितवाया था और ये सारे का सारा सिस्टम था जो मैनिपुलेशन से बनाया गया था। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन